देखिए शेरशाह सूरी, ध्यान समझो, कक्षा 7 चैप्टर 9 शेरशाह सूरी, जरा मार्क कर दीजिए। तो शेरशाह सूरी का समय काल मैंने आपको बताया था 1540 से 1545। हुमायूं को अपदस्थ करके शेरशाह सूरी शासक बना था। ध्यान सुनो, हुमायूं को शासन सत्ता से हटा करके शेरशाह सूरी जो है शासक बना था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, फरीद, ठीक है। लेकिन शेरशाह कब नाम पड़ा उसका बताता हूँ। देखो एक बात मत करो, क्या हुआ आइए, ठीक है। देखो नाम कब पड़ा इसका, शेरशाह सूरी का, फरीद खान से शेरशाह सूरी कब बना। एक बार गए थे शिकार खेलने और इनके जो मालिक थे इनके सामने अचानक शेर आ गया। शेरशाह सूरी ने शेर को मार दिया, एक ही तलवार मारा, शेर पे गर्दन में लग गया। शेर को मारा था, हाँ, तब से इसका नाम शेर खान पड़ गया। इसी का फरीद का नाम, इसका बचपन नाम फरीद खान था ना। बाद में जब वो शेर को मारा तब इसका नाम शेर खान पड़ा, वही शेर खान से बन गया शेरशाह सूरी। देखिए यह बचपन से ही एक कुशल सैनिक था, मतलब इसके अंदर सैनिक गुण थे, क्योंकि इसके पिताजी भी उसी क्षेत्र में थे। उसके पिताजी बाबर, जो बाबर थे, बाबर के सेना में शामिल थे और उनका एक जागीर था, उसके पिताजी का जागीर था शेरशाह सूरी के। इसने जौनपुर में, जौनपुर जानते हो ना, जहाँ के हम हैं, जौनपुर में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत ऊंचा है। जौनपुर जाकर के शिक्षा ग्रहण किया, वहां से देखो इतिहास सीखा, साहित्य सीखा, यहाँ देखो अरबी सीखा, फारसी सीखा, इतिहास सीखा, साहित्य सीखा, ये सब सीख लिया। सीखने के बाद फिर गया वो अपने पिताजी का जागीर संभाला। आज बस नहीं, उसके पिताजी जागीर था बिहार में, सासाराम में। उस अपने सासाराम, ये है सासाराम गया और वहीं पर अपने पिताजी का जागीर संभाला, ठीक है। इसके अंदर की इच्छाएं बढ़ने लगी कि इतने इस काम में चले, और शक्ति बढ़ाया जाए। ये खुद बाबर के सेना में शामिल था। हुमायूं पापा थे बाबर ने, हुमायूं के अब्बा बाबर, उसके अब्बा सेना में शामिल था ये शेरशाह सूरी। तो उसके अब्बा की नीति को जानता रहेगा, अरे बाबर की नीति को जानता था ना, उसके सैनिक संगठन विषय जानता था, इसलिए जीत गया था। आज बात समझ में नहीं। देखिए मैंने बताया, फिर इसके बाद वह चला गया बिहार के शासक के नौकरी कर ली, बाबर के सेना में शामिल हुआ। मैंने बताया ना, बाबर सेना में शामिल था और बाबर की सेना में शामिल होने के बाद बाबर की सारी नीतियों को जानता था, सैनिक संगठन विषय में जानता था। जब कन्नौज और चौसा का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। चौसा के युद्ध में हुमायूं बाबर से हार गया, हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया। आज बस समझ में नहीं। और उसी का बदला लेने के लिए वह कन्नौज में युद्ध किया, फिर हार गया। कौन? हुमायूं, और शेरशाह सूरी जीत गया। हुमायूं यहाँ से भाग गया, सिंध के रास्ते होते निकल गया फारस, बहुत लंबे समय तक फारस में था। आया 10 साल के बाद, जब वो ये शेरशाह सूरी मर गया, उसके 10 साल के बाद आया, 1555 में आया था। 1545 में मरा था शेरशाह सूरी और 1555 हुमायूं रिटर्न आया था। आज बस समझ में नहीं। देखिए वो मिटाने वाला कहाँ गया, डस्टर इसमें है सर, ले गए। अब देखिए इसने जो है ये क्या नाम है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी अलाउद्दीन की नीतियों से बहुत प्रभावित था। आया बात समझ में? क्योंकि अलाउद्दीन ने कई व्यवस्थाएं ऐसी बनाई थी जिसमें लगान, सैनिक संगठन, ये बहुत अच्छी। दाग और हुलिया प्रथा याद है ना? दाग और हुलिया जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, घोड़े को दागा जाता था, उसका हुलिया लिखा जाता था, ठीक है। देखो मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी से बड़ा प्रभावित था,
अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी उसको इन्होंने लगाया और उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन की नीतियों को अपनाया था क्योंकि अलाउद्दीन नीतियां काफी अच्छी थी। ठीक है, इसमें प्रमुख सुधार क्या क्या हुए? सुधार देखो, सबसे पहली बार राजस्व सुधार किया गया। राजस्व सुधार में क्या हुआ? राजस्व सुधार किया गया, प्रशासनिक सुधार किया गया, ठीक है, राजनीतिक सुधार किया गया। सुधार करना बहुत जरूरी था, नहीं तो भी इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाता। राजस्व संबंधी, राजस्व होता है पैसा जो आता जाता है, पैसे की व्यवस्था सबसे पहले किया जाएगा। शासन प्रशासन कैसे चलेगा? पैसा रहेगा तब ना। स्कूल कैसे चलता है? पैसा रहता है, बिना पैसे थोड़ी चलेगा। मास्टर कैसे पढ़ाएगा? पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ से कपड़ा पहनेंगे, कहाँ से पेन आएगा, ठीक है, खाना कहाँ से खाएंगे? तो पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले राजस्व व्यवस्था में सुधार किया गया। देखिए, भूमि की विविधता के आधार पर इसको रस्सी से नापा जाता था, ठीक है, रस्सी से नाप करके, जिसको गज प्रणाली कहते हैं। सिकंदर चला था, सिकंदर लोदी गज, जिसमें 30 इंच होता था। तो ये भूमि को नाप करके उसी अनुसार उसमें टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, कोई बेईमानी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसी के आधार पर अलग अलग लगा कर निर्धारित किया जाता था, जिस प्रकार की जैसी भूमि होती है। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ की जमीन कम उपजाऊ है, हमारे यहाँ जमीन ज्यादा उपजाऊ है, तो हमारे यहाँ टैक्स ज्यादा लगेगा, आपके यहाँ टैक्स कम लगेगा। आपके यहाँ से मक्का बोलेंगे नहीं होगा उतना, लेकिन हमारे बहुत तगड़ा होता है क्योंकि वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए वहाँ टैक्स ज्यादा लगेगा, यहाँ टैक्स कम लगेगा। जिस प्रकार की जमीन की उपजाऊ क्षमता होगी उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था, राजस्व लगाया जाता था। यह मतलब होता है उपजों की किस्म के आधार पर कर का निर्धारण, यही चीज होता है, ठीक है। अगली बात यह है, वो सो रही लड़की, सोई नहीं क्या बालिका? देखो, अगली बात यह है भूमि की नाप। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से किया जाता था। रस्सी में होता है ना, जिसकी नाप की इकाई गज थी, इसको बता दिया पहले ही। देखिए, किसान, ध्यान समझो, किसान भूमि का विवरण लिखित रूप से देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। जैसे ये मान लीजिए जमीन है, यहाँ लंबाई, ये चौड़ाई, इसकी जो जितना टैक्स आएगा, जितना पैसा वैसा आएगा, उसको लिखित रूप से देंगे। यही लिखित रूप से जो देते थे, इसी को क्या कहते हैं? कबूलियत। इतनी कबूलियत है, ठीक है। जब देखो, नगद कर देने का आदेश था, मतलब ये नहीं कि किसी और, मतलब टैक्स कोई सामान दे दीजिए, कोई दूसरा नहीं, नगद दीजिए, वास्तविक नहीं। उस समय जो संकट और अकाल की स्थिति आ जाती थी, जैसे मान लो ये सूखा पड़ गया यहाँ पर, जैसे जौनपुर, मथुरा, ये मिर्जापुर, इर्द गिर्द के क्षेत्र में अगर मान लो अकाल पड़ गया, अकाल में क्या होता है? अकाल में पैदावार नहीं हो पाता है, ठीक है, पैदावार नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ के लोग टैक्स अदा नहीं कर पाएंगे। अरे जब पैदा ही नहीं होगा तो देंगे कहाँ से? तो जब इसको पता चलता था सुल्तान को वहाँ अकाल पड़ा है, तो वह वहाँ के लोगों को राजस्व व्यवस्था में सुधार, राजस्व व्यवस्था में छूट देता था और उनकी सहायता करता था, पैसा देता था, समझे? इसलिए शेरशाह सूरी बहुत फेमस हो गया। वास्तव में नहीं, अकाल में लोग सहायता करता था, पैसे वगैरह दे करके, खाने की सामग्री दे करके। जैसे यहाँ पर मान लो अकाल पड़ गया, तो यहाँ के लोगों को रसद पहुंचाएगा, खाने पीने की सामग्री पहुंचाएगा, ताकि लोग अकाल से मरे न, भूखमरी से न मरे, ठीक है। देखिए, उसमें राज था किसानों के मध्य, सीधा समझ। जैसे वाली ये सुल्तान बैठा है, ठीक है, जैसे हम गए मिलने के लिए, मतलब मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं गया मिलने के लिए, यहाँ पर सैनिक इसके खड़े हैं सब चारों लोग, ठीक, तो ये यहाँ से मैं जा रहा हूँ मान लीजिए, अब ये लोग रोक नहीं सकते, सीधा हम सुल्तान से मिल जाएंगे। पहले क्या था? पहले ये लोग मिलने नहीं देते थे, चारों तरफ जो लोग हैं नहीं मिले, क्या काम बताओ हमसे बताओ। तो उससे क्या है, न्याय नहीं हो पाता था, समझे नहीं? जब इनको मालूम नहीं चलेगा इसके साथ क्या हुआ है, तो ये न्याय कैसे करेंगे? तो किसानों के साथ सुल्तान ने सीधा संबंध स्थापित किया। कोई दिक्कत मुझे बताओ, किसी और बताने की जरूरत नहीं है, वास्तविक नहीं, डायरेक्ट व्यवस्था हो गई। उसी को जो देखिए, राज और किसानों के सीधा संबंध स्थापित किया गया, इसे रैयत वाली व्यवस्था कहा गया। रैयत वाली व्यवस्था में होता है, जो भी दिक्कत हो हमको बताइए, जितना उपज हो सीधा हमें दीजिए, न कि दूसरे को दीजिए। पहले क्या होता था समझो, पहले क्या होता था, जैसे ये राजा है, इनके ये सब सैनिक हैं, ठीक है, चार तरफ।
अब ये जाते थे टिक 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 घोड़ा से, यहाँ पे एक खेत है जहाँ से वसूलते थे पैसा। अब जैसे मान लो वसूले 20 रुपए, तो इनको राजा साहब को दिए 10 रुपए, 10 रुपए बचा लिए अपने पास, चोरी करते थे। ठीक है, तो इसका नुकसान किसको होगा? राजा को नहीं, जनता को होगा। जनता तो 20 रुपए दी है, वो जानती है कि हमने 20 रुपए दिया है, बीच में चोरी कर लिया है। राजा नाराज होगा, 10 रुपए कैसे आएगा, फिर यहाँ सेना लेके आएगा, किसानों को मारेगा। समझे? इसलिए किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता था, चोरी करते थे। हाँ, चोरी कर लेते थे बीचों में, सामंत व्यवस्था कहते हैं इसको। फिर इसके बाद जो है, जब ये राजा सीधा किसानों से संबंध बना लिया, तब चोरी खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो सैन्य संगठन क्या था। सैन्य संगठन था प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊपर सुल्तान होता था, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए ये यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर सुल्तान बैठा है, इस केंद्रीय शासन व्यवस्था है। सुल्तान के नीचे, सुल्तान ही पूरा मालिक होता था। सुल्तान के नीचे प्रांत, ये केंद्र के नीचे सूबा होता था। ठीक है, ये लड़की क्या बात कर रही है, केंद्र के नीचे प्रांत होता था। जैसे एक हो गया भारत, भारत में एक प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश, वैसे ही केंद्रीय प्रशासन पहले केंद्र होगा, उसके नीचे प्रांत होता था, जिसको प्रांतीय प्रशासन कहते हैं, उसको सूबा कहते थे। सूबा का जो मालिक होता है उसको सूबेदार कहते थे। सूबेदार में नहीं, जैसे आज मुख्यमंत्री होते हैं ना, केंद्र में प्रधानमंत्री हो गए और स्टेट में, राज्य में मुख्यमंत्री हो गए, वैसे ही पहले क्या होता था, पहले सुल्तान होते थे, उसके नीचे सूबेदार होते थे। देखो, सुल्तान हो गए और सूबेदार हो गए। आई बात समझ में? उसके नीचे जिला होता है, अभी जिला होता है ना, जैसे जिला मिर्जापुर है, उसके नीचे पहले उसको सरकार कहा जाता था। पहले गवर्नमेंट सरकार, आज जो जिला उसको सरकार कहा जाता था। सरकार को सिख कहा जाता था। सिख या सरकार दोनों एक ही चीज होती है। इसमें जो मुखिया होता है उसको सिकदार के सिकदारान कहा जाता है। सिकदार के सिकदारान। इसके नीचे परगना होता है। परगना में क्या होता है, सिकदार होता है परगना में। और ग्राम प्रशासन क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। प्रधान को मुकद्दम कहते थे या मुखिया कहते थे, पटवारी कहते थे, चौकीदार कहते थे। आज बस समझ नहीं, देखो ध्यान समझो, कई गांव मिलाकर के परगना बनता है, कई परगना मिलाकर के सरकार बनता है, कई सरकार मिलाकर के प्रांत बनता है, कई प्रांत मिलाकर के केंद्र बनता है। जितनी बात समझ गए? ये प्रशासन की इकाइयां हैं। सबसे छोटा ग्राम है, ग्राम का समूह परगना हो गया, परगना का समूह सरकार हो गया, सरकार का समूह प्रांत हो गया, प्रांत का समूह केंद्र हो गया। अब ऐसे समझो, कई गांव मिल करके परगना बनाएंगे। जैसे मतवार, मतवार में कई गांव है, जैसे तुम्हारा तिलरी है, खरगना है, भैसावा है, मधगवा है, कुशियरा है, बिलाही है, रामपुर नौडिया है, ये सब मिलाकर के एक परगना मिला, एक परगना बना मतवार। इसको समझो मतवार। आएगा समझ में? अब कई मतवार जैसे कई न्याय पंचायत है, कई परगना मिलाकर के जिला बन जाता है। जिला मिर्जापुर हो गया ना, वैसे जिला बन गए, जिसको सरकार कहते हैं। कई जिला मिलकर के क्या बन गए, प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वैसे ही कई सरकार मिलाकर के बन गए प्रांत, जिसको प्रदेश कहते हैं, उस समय इसको सूबा कहते थे। अब कई प्रदेश मिलाकर के भारत बन गया। समझ में नहीं? अब कई प्रांत मिलाकर के केंद्र बन गए, जैसे आज भारत है। समझ गए? अब यहाँ समझो, कई प्रधान मिलेंगे तो सिकदार बनते हैं, कई सिकदार मिलेंगे, सिकदार या सिकदारान बनेंगे, कई सिकदार को मिलाकर के सूबेदार बनता है, कई सूबेदार मिलाकर के सुल्तान बनता है। सुल्तान सबका मालिक है। जैसे देश के मालिक कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब देखो, उस प्रजाहित का जो कार्य था उस समय सैन्य संगठन, देखो सैन्य संगठन नहीं बताए थे ना, सैन्य संगठन प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, सैन्य प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात है, सेना का गठन किया गया।
एक कुशल और प्रशिक्षित सेना होती थी। कुशल और प्रशिक्षित, कुशल तथा प्रशिक्षित, बात मत करिए। कुशल तथा प्रशिक्षित सेना होती थी। आए बात समझ में नहीं? दूसरी बात यह है, जो सैन्य शासन चलाने के लिए सेना का संगठन जो किया जाता था, उसमें एक कुशल सेनापति होता था। कुशल सेनापति का होना आवश्यक था। तीसरी बात यह है, डाक व्यवस्था कराया गया था। जैसे मान लो ये रोड है, डाक व्यवस्था कराया गया, तो डाक व्यवस्था में जो डाक लेके आता था, जो चिट्ठी लेकर आता, उसको घोड़ा से पहुंचाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान। हाँ, डाकिया, उस समय व्यवस्था किया गया था। घोड़े से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे उसको। आई बस होने नहीं। नियमित वेतन दिया, सबसे बड़ी बात है नियमित वेतन दिया जाता था और वेतन नहीं रोका जाता था किसी का। जैसे 1 तारीख आ गया तो वेतन मिल जाएगा। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति सीधे सुल्तान से मिल सकता था। मैंने बताया था आपको, सीधा सुल्तान से मिल सकता था। देखिए सड़कें जो बनवाई गई थी, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा सड़क बनवाया, इसलिए इनको सड़क ए आजम कहा जाता है। सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, क्योंकि इन्होंने सड़क का निर्माण बहुत ज्यादा कराया था। प्रजा हित के लिए कार्य मैंने बताया। देखो सड़क और सरायों का निर्माण, सराय मतलब रहने का स्थान बना। जैसे सड़क बना दिए, सड़क के किनारे किनारे यहाँ पर एक घर बनवा दिए, घर बना दिए। कोई आई जैसे थक गया, ये यहाँ के बैठ के सुस्ता नहीं, यहाँ पर इधर बनवा दिए। बहुत जगह बनवाए थे, पूरा रोड के किनारे 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 हर जगह बनवा दिए थे। जंगल में छोड़े और यहाँ पर पेड़ लगवा दिए थे, सारे सड़कों किनारे किनारे पेड़ लगवाए थे। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या, अरे लोग थक जाएंगे, ये बैठ जाएंगे ना। आई बात समझ में नहीं? जब लोग थक जाएंगे यहाँ के बैठ जाएंगे। इनके शासनकाल में एक कहावत बहुत प्रचलित है, कोई भी बुढ़िया अपने सर पर सोने का मटका रख करके भरी दोपहरिया में आधी रात को लेके चल सकती थी, सोने का मटका लेकर के। या आधी रात को भी चल सकती थी। इसका मतलब जानते हो, उस समय किसी कोई डर नहीं था, क्योंकि सुल्तान बहुत मजबूत था, बहुत बुरी तरह दंड देता था अगर चोरी कोई करता, चोरी छिनीति करता था। आज सोने का चैन पहन निकल जाए, कोनो छीन ली भाग गई, समझे? उस समय कहावत है कि कोई भी बुढ़िया अपने सोने का मटका लेकर जा सकती, कोई छीनता नहीं था। वैसे ही बता रहा हूँ, एक कहावत है, ठीक है? आगे देखो, ये मैंने बताया सड़कों तथा सड़कों का निर्माण कराया। देखिए 4 प्रमुख सड़क उन्होंने बनवाया था। कौन कौन सा सड़क है वो देखो। देखो मैंने बताया ये 4 सड़क बनवाए थे। ये सड़क है, सड़क के किनारे किनारे सराय बनवाए थे ताकि लोग थक जाए तो यहाँ पर आके बैठ सके। आई बात समझ में नहीं? और पेड़ लगवाए ताकि लोग बैठ करके हवा ले सके। और आते जाते लोग यहाँ पर बैठ, चाहे जितनी रात हो, किसी कोई डर नहीं था। जो कहावत बताया बुढ़िया वाला। देखिए 4 सड़क जो बनवाए थे उसके विषय देखिएगा, कौन कौन सड़क था। 4 सड़क देखिए, पहला सड़क था बंगाल में एक क्षेत्र है सोनार गांव से दिल्ली। देखो ये बंगाल है, देखो ये इंडिया है और यहाँ पर ये बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है? यही सोनार गांव है, सोनार गांव। यहां से सड़क पिछवाए दिल्ली से ले गए अटक तक, अटक से ले गए यहाँ, ये है दिल्ली और ये है अटक। अटक पर वहां पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक प्रांत है, उसका नाम है सिंध। यहीं पर पड़ता है, ये अटक है। फिर यहां से काबुल, अफगानिस्तान। ये देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक व्यक्ति था, उसका नाम था ऑकलैंड। ये अंग्रेज था। इस व्यक्ति ने इस सड़क का नाम रखा जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड इसी कहा, ठीक है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक
रोड, पहली सड़क ये थी। ठीक है, आया समझ में नहीं? ये देख रहे हो, भारत से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, मतलब तीन देश होकर के गया है। ये कौन बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया सर, इसी को जीटी रोड कहा जाता है। दूसरा देखो यहाँ मैंने लिखा है, बाद में इस सड़क को काबुल कर ले जाया गया। यही है, पहले सोनार गांव से दिल्ली, दिल्ली से अटक कर ले जाया गया था, अंग्रेजों ने इसको काबुल तक पहुंचा दिया। ठीक है, देखिए आर्कलैंड ने इसे ग्रांड ट्रैंक नाम दिया, मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो दूसरी सड़क जो है, दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, यहाँ पर दिल्ली के नीचे आओगे उत्तर प्रदेश में जगह है आगरा, आगरा, आगरा से बुरहानपुर, ये दूसरी सड़क है। यहां बता देता हूं, ये आगरा है, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर। ठीक है, तीसरी सड़क, ये दूसरी सड़क हो गई, ये पहली सड़क थी। कुल 4 सड़क बनवाया है। तीसरा आगरा से चित्तौड़गढ़, ये आगरा है, यहां पर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, ये तीसरी सड़क हो गई। चौथी सड़क है लाहौर से मुल्तान, लाहौर पड़ेगा आपका पाकिस्तान में यहाँ पर, और मुल्तान पाकिस्तान में है, ये हो गया, ये मुल्तान लाहौर होगा, लाहौर से मुल्तान, लाहौर से मुल्तान, ये चौथी सड़क हो गई। कुल 4 सड़कें बनवाया था, बड़ी बड़ी सड़कें हैं सर। पहला सबसे बड़ी हो गई जिसको जीटी रोड कहा गया, दूसरा है यहाँ पर आगरा से बुरहानपुर, तीसरा है आगरा से चित्तौड़गढ़, चौथा है लाहौर से मुल्तान। 4 सड़कें बनवाया था। ये इनके प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो गई। अब देखिए किस प्रकार से इनका प्रशासन व्यवस्था चलता था, इसको पूरा बनाइए फिर बताते हैं। देखिए इसने इतना कार्य किया, इतना सराय निर्माण कराया, सड़क का निर्माण कराया। सूर्य वंश का पतन कैसे हुआ वो समझे। एक युद्ध हुआ है कलिंजर का युद्ध 1545 में। कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी घायल हो गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी के मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी है वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे। योग्य नहीं होने के कारण सूरी वंश का पतन हो गया। लेकिन जो ढांचा इसने तैयार किया, शेरशाह सूरी जो ढांचा तैयार किया, वो ढांचा मुगल के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, जिसके कारण मुगल, जो मुगल वंश में अगला शासक आएगा वो अकबर है, वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुए और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताया, कलिंजर के युद्ध में घायल हो गया और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसने कार्य क्या किया था, एक काम किया, दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। किला एक कुहना। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ, सीढ़ी पर से गिर गया था। कौन सी सीढ़ी थी? पुस्तकालय था। वो पुस्तकालय क्या था? शेर ए मंडल, शेर ए मंडल। मैंने कल आपको बताया था। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। एक्चुअली देखो, या देखो अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप का निर्माण करवाया। ये 3 मंजिला मंडप है, ठीक है। और इसको जब हुमायूं देखा, सोचा कि इसको पुस्तकालय बनाते हैं, इसको पुस्तकालय बना दिया। और यही ये सीढ़ी है। एक दिन पढ़ करके यहीं उतर रहा था, यहीं से इसका पैर फंस गया, गिरा, मर गया। शेरशाह सूरी बनवाया और इसी से गिर करके हुमायूं मर गया। आई बात सुनी नहीं? हुमायूं का शेरशाह सूरी से युद्ध भी हुआ और हुमायूं शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए शेर मंडल से गिर करके मर भी गया लास्ट में। हुमायूं के बाद आएंगे अकबर। अब हम देखेंगे अकबर को अगले एपिसोड में। इसके आज के लिए इतना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट।